हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। खैर मकदम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बार फिर से, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। दोस्तों, मैं सीआरपीसी का जो एमसीक्यू है 50 से एमसीक्यू डेली डालने का जो आपसे प्रॉमिस किया है, मैं उस प्रॉमिस का पूरे तौर पर परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक हमारे जो चैनल है, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचे। और जुडिशरी बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है ये चैनल, बहुत ही डिफरेंट चैनल है, बहुत ही एक अच्छे माध्यम है आप पढ़ाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं अपने टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। टॉपिक से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दोस्तों, देश में कोरोना काल का संकट बहुत ज़्यादा फैल चुका है। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि सोशल डिस्टेंस यानी फिजिकल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि जगह का चीज़ ही प्रयोग करें। जब आपको ज़रूरत लगे तभी बाहर जाएं। आप सुरक्षित होंगे, देश सुरक्षित होगा। अगर आप सभी नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमित होने से अधिक लोगों को बचाएंगे। और संक्रमित अगर आप बाहर जाते हैं, संक्रमित होकर आते हैं, तो परिवार में भी लोग संक्रमित हो जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ए खुदा, ये बला, ये अबा, ये मुसीबत, ये कष्ट का समय हमसे, इस दुनिया से दूर कर दे। ईश्वर हमें पुरानी धारणाओं को फिर से प्राप्त करे। हमें जो दया, हमें जो गलती हुई है, हमारी गलती को क्षमा कर ईश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, आने वाले दौर में मैं पूरी छवि और न्याय के साथ पूरा तौर पर मैं कार्य करूँगा। मैं किसी तरीके से किसी अनानाश किसी को पीड़ित को मैं पूरी तरीके से न्याय दिलाऊंगा। और मैं हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोचूंगा। इस धारणा को रखकर आप अब आगे बढ़ें, मेरा यही इल्तिजा, यही गुजारिश है। दोस्तों, मैं टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। अभी टॉपिक है प्रत्येक शुभिन अपराध जिसका कोई व्यक्ति अभियुक्तों के लिए एक पृथक आरोप होगा, दंड प्रक्रिया संहिता कि इस नियम का अपवाद कहाँ है। तो देखिए, पहले मैं अपवाद पर चर्चा करता हूँ। धारा 219 से लेकर 233 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? 219 से लेकर 233 तक किया गया है। 223 तक किया गया है, 33 सॉरी। धारा 219, 220, 221, 223 तक एक ही वर्ष में किए गए एक ही प्रकार के 3 अपराध का आरोप एक साथ लगाया जाएगा। अब ये बात कहाँ बताई गई है? ये 219 में बताई गई है। और कहा एक ही संव्यवहार में कारित एकाधिक अपराध का विचारण, ये बात कही गई धारा 220 में। और उसके बाद में ये कहा गया कि 220 में कहा गया, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। कहा गया कि धारा 219 में जो बताया गया प्रथम अपवाद है, इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति पर एक ही वर्ष के अंदर, एक साल के अंदर एक ही प्रकार के 3 अपराधों का अभियोग हो, चाहे वो एक ही व्यक्ति के प्रति किए गए हो या अलग अलग व्यक्तियों के प्रति, तो चाहे एक ही व्यक्ति के प्रति किए गए हो या अलग अलग व्यक्तियों के प्रति किए गए हो, तब एक ही विचारण में उस पर आरोप लगाया जाएगा। एक ही ट्रायल में उस पर जो है क्या चार्ज लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा। इस प्रकार से विचार 3 बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या है? अपराध एक ही प्रकार का हो। दूसरा, ऐसे अपराध 3 से अधिक नहीं हो। और तीसरा कहता है वो एक ही वर्ष के अंदर किए गए हों। और अपराध एक ही प्रकार के होते हैं जब वो भारतीय दंड संहिता या किसी लोकल लॉ के कानून जो है सेक्शन बताए गए हैं उसी के तहत दंडनीय होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी पॉइंट, एक ही संव्यवहार में कारित एकाधिक अपराधों का विचार। यानी धारा 220 में जो है
इस समान नियम का महत्वपूर्ण अपवाद जो है प्रस्तुत करती है। प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप लगाया, यानी सेपरेट आरोप चार्ज होगा। प्रत्येक चार्ज का सेपरेट ट्रायल होगा। अर्थात इस धारा में एकाधिक अपराध एक साथ ट्रायल किए जाने के बारे में प्रोविजंस किया गया है। इस सुविधा की दृष्टि से हम कुछ बातों का अवलोकन करेंगे। एक ही संव्यवहार में किए गए एकाधिक अपराध का विचार जब कोई व्यक्ति परस्पर संबंध कार्यों एक ही श्रृंखला में एकाधिक अपराध कारित करता है तो ऐसे अपराध के लिए एक ही विचार पर उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर ए बी की पत्नी को फुसलाकर, यानी ए और बी की पत्नी को फुसलाकर इस आशय से बी से क्या है अलग ले जाता है। किससे? बी की पत्नी ना, तो बी से अलग ले जाता है और वहाँ उसके साथ एडल्टरी करता है और उसके साथ जो है भारतीय दंड संहिता की धारा, यानी कौन सा ऑफेंस किया? 497 498। अब जो है 497 को जो है पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, उस पर जो है कुछ कंडीशन से जो है ये हटा दिया गया। 497 498 के अंतर्गत अपराधों के लिए सेपरेट जो है चार्ज लगाया जा सकेगा और वो दोषित किया जाएगा, यानी 498 के तहत अपराध लगाया जाएगा। अब जोसेफ साइनी वाले केस में 497 का जो है कुछ बातों को इंटरप्रेट किया है और उसमें कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। वो अपवाद है कि तलाक का ग्राउंड्स बनता है और ऑफेंस नहीं बनता है। ठीक है, अब वही बात करते हैं कि अब दूसरी कंडीशन कहते हैं, यानी क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, और उसके बाद में लेखाओं का अगर किसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स है और उसका क्या फॉल्स करता है, फॉल्स के रूप में या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन करता है, तो उसमें क्या है कि वो भी क्या है जॉइंट आरोप है और उनका ट्रायल जहां किसी व्यक्ति पर आपराधिक यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या प्रॉपर्टी को जो है बेईमानी पूर्वक जो क्या करता है दुर्विनियोग के अपराध को शुक्र बनाने के लिए, लेखाओं को मिथ्या करने के लिए एकाधिक अपराधों का अभियोग हो, वहां ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए एक ही विचार में आरोपित किया जा सकेगा और उसका विचार किया जा सकेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अब बात करते हैं कि ए और बी पर बेंत से सदोष आघात होता है, यानी ए बी बेंत मारता है, उससे क्या है सदोष आघात करता है। ए भारतीय दंड संहिता की धारा 352 और भारतीय दंड संहिता 323 के अंतर्गत जो है अपराध के लिए क्या है सेपरेट चार्ज लगा जा सकेगा और वो क्या है कन्विक्शन भी किया जा सकेगा। अब बात करता है कि कई कार्यों गठित करने बिना अपराधों का विचार, कभी कभी अनेक कार्य या कार्यों की श्रृंखला से मिलकर कई अपराध जो है कंस्टिट्यूट होते हैं। ऐसे जो है ऐसे कार्य में प्रत्येक अपराध कार्य सुस्पष्ट अपराध होता है और ऐसे कार्य समूह से अन्य दूसरे अपराध का कंस्टिट्यूट होता है। ऐसे सभी अपराधों का एक साथ आरोपित किया जा सकेगा, उनके साथ साथ विचार किया जा सकेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? संज्ञेय अपराध की सूचना दंड प्रक्रिया संहिता धारा 154 ये सम्मिलित है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44 ये भी सम्मिलित है। आरोप के अंतर्वश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 ये भी सम्मिलित है। एक ही से एक अपराध से अधिक विचार दंड प्रक्रिया संहिता 218 ये सम्मिलित नहीं है। ठीक, 17 दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 219 के अंतर्गत एक ही किस्म का अपराध का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है मैं आपको बता चुका हूँ, जब ऐसे अपराध भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य विशिष्ट विधि स्थानीय विधि एक ही धारा के अंतर्गत समान रूप से क्या हो दंडनीय हो। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के अनुसार 12 महीने के अंदर किए गए एक ही किस्म के अपराध पर एक साथ आरोप तय किए जा सकते हैं। तो क्या किया जा सकता? 3, जब किसी व्यक्ति पर 12 महीने का समयावधि
अंदर एक से अधिक अपराध करने का आरोप हो तो उससे अधिकतम 3 अपराधों के लिए एक ही विचार के आरोपित तथा विचार किया जा सकता है। तो कहता है क्या है, मिलती जुलती प्रकृति मिलती जुलती किस्म, एक ही प्रकृति एक ही किस्म माना जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि कार्यों की एक श्रृंखला इस प्रकार एक साथ संबंध है, एक सारे कार्य एक से लगे हैं तथा एक ही व्यक्ति से एक अधिक अपराध किए गए हैं, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए अलग अलग आरोप का यूं विचार किया जा सकेगा। बी, उसे प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए आरोपित किए जाएंगे और सभी अपराधों के लिए एक ही विचार किया जा सकेगा। सी, कुछ अपराधों को परस्पर जोड़ा जा सकता है और एक ही विचार किया जा सकता है उपरोक्त में। डी, यानी उपरोक्त में आपको उत्तर है बी सही है। जब आरोप तय करने की अवस्था में सत्र न्यायालय को लगे कि मामले विशिष्ट तौर पर उसके द्वारा विचारणीय नहीं है तो क्या करेगा। ए, इससे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास आरोप तय करने हेतु भेज सकता है, आरोप तय कर सकता है और मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर कर सकता है, आरोप तय कर सकता है और मामले के द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास जो है हस्तांतरित कर सकता है, मामले लोक अदालत में भेज सकता है। तो इसका जो कंडीशन जो उत्तर है सही बी है। आरोप तय कर सकता है और मामलों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित कर सकता है। ए पर ऐसे कार्य करने का अभियोग है जो चोरी अथवा चोरी की संपत्ति प्राप्त करना अथवा आपराधिक न्यासभंग कहा जाता है, आपराधिक न्यासभंग माना जाता है। ए पर मात्र चोरी का अभियोग लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है। तो उत्तर क्या होगा इसका। ए, उसने आपराधिक न्यासभंग हेतु दोषी ठहराया जा सकता है यद्यपि उस पर ऐसा अपराध का आरोप नहीं लगाया गया हो। उससे आपराधिक न्यासभंग हेतु दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उस पर ऐसा अपराध का आरोप नहीं था। उसने न तो चोरी का दोषी ठहराया जा सकता और न ही आपराधिक न्यासभंग का, उससे मात्र चोरी हेतु दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि उससे चोरी का आरोप था। इसका जो उत्तर है ए क्या कहता है। ए कहता है कि उसे आपराधिक न्यासभंग हेतु दोषी ठहराया जा सकता है और यद्यपि उस पर ऐसे अपराध का आरोप नहीं लगाया गया हो। 23वां सवाल देखते हैं। अब इसमें कहता है कि ए पर केवल चोरी का आरोप है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया है, निम्नलिखित में क्या सही है। उसे विमुक्त माना जा सकेगा, उसे केवल चोरी का दोषी माना जा सकता है, उसे आपराधिक न्यासभंग का दोषी माना जा सकता है। अब उसे जो आपराधिक न्यासभंग दोषी नहीं भंग माना, तो उसका उत्तर जो है उसे आपराधिक न्यासभंग का दोषी माना जा सकता है। अब ये बात करता है कई व्यक्तियों का संयुक्त विचार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत अनुज्ञेय है। तो धारा 223 के अंतर्गत जो है क्या है, अनुज्ञेय है। अब धारा 223 के अंतर्गत जो है अनुज्ञेय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब परिवाद खारिज की जाती है तो न्यायालय उसका कारण दर्ज करेगा। ए, बी, जब किसी अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाता है तो न्यायालय इस कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आरोप तय किए जाते हैं तो न्यायालय कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जब किसी अपराध का संज्ञान लिया गया हो तो न्यायालय उसके कारण दर्ज करने आवश्यक नहीं है। उत्तर है बी, जब किसी अभियुक्त को उन्मुक्त किया जाता है तो न्यायालय इसका कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसी को जो है अभियुक्त को जो है उन्मुक्त कर दिया जाता है तो रीजन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सेशन यानी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन। इस पर मुझे चर्चा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एमसीक्यू पर काम करेंगे। ठीक है,
आप घबराइए नहीं, पेशेंस लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही मुफीद होगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनता है, अक्सर आगे भी चले जाते हैं, तो ऐसे घबराइए नहीं। बहुत ही कोल्ड माइंड से आप पढ़ाई करिए, बहुत ही पेशेंस लीजिए, अपने आप को सीरियस होइए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करिए। यानी आपको अपने ही कैरियर पे रहना है, आप अपनी दांव पे रहना है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं सेशन न्यायालय का समझ विचार। अब कोर्ट ऑफ सेशन जो है, पहली बात है सेशन मामले कौन से विचार करेगा, वही मामले विचारणा करेंगे जो 7 वर्ष से अधिक के मामले होंगे, ठीक है। पहली बात ये क्लियर कर दिया, कौन मामले विचार के, जो 7 वर्ष से अधिक होंगे, ठीक है। अब इसका फाइल कौन खोलेगा, तो विचारण संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। कौन लोक अभियोजक होंगे, ये भी बात आपको कौन कहाँ बताया गया है, वो धारा 24 में बताया गया है। वो लोक अभियोजक होंगे जो 7 साल से प्रैक्टिस किए होंगे। कौन से लोक अभियोजक होंगे, 7 वर्ष तक प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि धारा 225 के अनुसार सेशन न्यायालय के समक्ष प्रत्येक विचारण में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। यानी प्रत्येक ट्रायल जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है के माध्यम से ही किया जाएगा, और लोक अभियोजक ही अभियोजन मामले में प्रारंभ करेंगे, साक्ष्यों की परीक्षा करेंगे, निर्णय की पूर्व अभियोजन को जो है जो प्रोसिक्यूट लगा हो उसे क्या है वापस ले सकेंगे बिफोर जजमेंट से पहले। अब ये बात करता है कि मतलब जो है इसमें सेशन की बात कहाँ कही गई है, तो सेशन के बाद धारा 9 में भी कही गई है, और पावर्स की बात कही गई तो 28 में पावर्स को बताया गया है, ठीक है। अभियोजक कथन द्वारा मामले का प्रारंभ, यानी धारा 226 के अनुसार जो है सेशन न्यायालय के समक्ष मामला आने पर यदि अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो अथवा लाया जाए, तब लोक अभियोजक अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को उल्लेख करते हुए, ये कथन करते हुए, नहीं एक स्टेटमेंट करते हुए अभियुक्त को दोष के साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना है, वो क्या रखेगा, प्रस्ताव रखेगा, और इस मामले का जो है प्रोसीड कर देगा, ठीक है। अब ये इसमें जो है 226 बताएं, आपको 225 बताएं, अब 227 के क्या इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस है। 227 का जो अकॉर्डिंग जो है कोर्ट को ये समझ जो है क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, रिकॉर्ड्स देखेंगे, और उसके बाद उसके जो है उस पर कंसिडर करेंगे, और कंसिडर करने के बाद जो है दोनों पक्षों को क्या नाम है सुनेंगे। सुनने के पश्चात जो है न्यायाधीश को ये अपीयर्स होता है कि अप्रहेंडेंस होता है कि जो अक्यूज है उसका लगाए गए जो चार्ज हैं, जो चार्ज उसमें कोई सफिशिएंट ग्राउंड से सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है, तो उस कारण पर जो है क्या करेगा, कोर्ट्स क्या करेगा, उसे जो है उन्मोचित करेगा, और उन्मोचित करने के बाद क्या है उसे क्या करेगा, जो है कुछ कुछ में उन्मोचित करेगा। वो ग्राउंड्स क्या होगा, जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं हो, क्या हो, अक्यूज के विरुद्ध जो है पर्याप्त साक्ष्य ना हो, जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्रवाई करने के लिए कोई पर्याप्त आधार न हो, जहाँ अभियोजन पक्ष का मामला अवध बाधित हो गया हो, जहाँ वंचित पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गई हो, ठीक है। अब ये बात बताते हैं और फिर आगे हम चर्चा करेंगे। यानी दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी सेशन न्यायालय के समझ विचारण का प्रावधान करती है, तो धारा 225 से लेकर 237 तक सेशन न्यायालय के बारे में बताया गया है, ठीक है। सत्र न्यायालय के समझ प्रत्येक विचारण में अभियोजन संचालन किया जाता है, तो किसी लोक अभियोजक द्वारा किया जाता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप किसके आधार पर तय किए जाते हैं, तो किसके द्वारा तय किए जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर। और उसके बाद में क्या कहा, विचारण के दौरान एक सत्र न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 की किस धारा के अंतर्गत निर्णय घोषित करने से पूर्व अभियुक्त को व्यक्ति को दोषमुक्त कर सकता है, तो क्या कर सकता है, तो 232 के अधीन जो है दोषमुक्त कर सकता है। अब 232 में क्या कहा गया है ये भी देख लीजिए। 232 जब जो आता है उसे हम देख लेते हैं। 232 कहता है कि अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना, यानी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत जो एविडेंस है साक्ष्य लेने पर अभियुक्त की जो परीक्षा करने और अभियोजन तथा अभियुक्त सुनने के पश्चात क्या है जो है प्रोसिक्यूशन को सुन लिया और अभियुक्त को सुनने पश्चात न्यायाधीश को ये प्रतीत होता है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, यानी जो अपराध दिया गया है वो अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो अभियुक्त को क्या करेगा, दोषमुक्त करने का आदेश दे सकेगा। अब उससे जो है क्या कर देगा, दोषमुक्त कर देगा। दोषमुक्त को कहाँ डिफरेंस, इसको फिर बाद में कहाँ इसको राइट्स मिलते हैं,
तो धारा 300 CRPC में और संविधान में क्या 22 में ये आपको मिलेंगे। ठीक है। अब यदि अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 232 के अंतर्गत दोष मुक्त नहीं किया गया है तब न्यायालय उससे क्या करने हेतु कहेगा। अब देखते हैं। ए अपनी प्रतीक्षा, तो उत्तर ए अपनी प्रतीक्षा करने के लिए क्या कर सकेगा। अब वो चीज़ें कहाँ बताई गई हैं 233 के अनुसार, यदि अभियुक्त को दोष मुक्त नहीं किया जाता है तो अपनी प्रतीक्षा प्रारंभ करने, अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यदि अभियुक्त को कोई लिखित कथन प्रस्तुत करता है तो न्यायाधीश द्वारा उसे अभिलेख फाइल किया जाएगा। फिर भी अभियुक्त किसी साक्षी को उपस्थिति में अथवा कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए न्यायाधीश समन जारी करने का प्रार्थना करता है तो न्यायाधीश ये विचार करे तंग करने के लिए या न्याय के उद्देश्य को विफल करने के प्रयोजन से तो नहीं कर रहा है, ऐसे आदेश का जारी करे। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आदेश किसी मामले के विचार पूरा होने पर ही पारित किया जा सकता है। तो उत्तर है डी, दोष मुक्ति और दोष सिद्धि का आदेश। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 236 पिछले दोष सिद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई सजा उत्तरदायित्व के संबंध में प्रक्रिया एक विशिष्ट स्वरूप अब निर्धारित करती है। धारा किस न्यायालय के समझ विचार प्रयोज्य है। तो उत्तर है केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचार प्रयोज्य है। अब 236 क्या कहता है। अब 236 ये कहता है कि पूर्व दोषसिद्ध का आरोप, यदि अभियुक्त पर पूर्व दोषसिद्ध का आरोप लगाया गया है, यानी प्रीवियस कन्विक्शन का जो है आरोप लगाया गया है और अभियुक्त पूर्व दोषसिद्ध किए जाने के स्टेटमेंट स्वीकार नहीं करेगा, तब तक न्यायाधीश अभियुक्त को मूल अपराध को दोषित होने के पश्चात ही पूर्व दोषित के बारे में साक्ष्य ले सकेगा। यानी जो न्यायाधीश है अभियुक्त को जो अपराध किया है उसका अगर साक्ष्य नहीं मिलता तो पूर्व दोषित के बारे में उसका कंसिडर नहीं करेगा। जब वो साक्ष्य मिल जाएगा तब पूर्व दोषित के बारे में जो प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में ही कंसिडर करेगा और निर्णय सुनाएगा। ठीक। दंड प्रक्रिया संहिता 199(2) के अंतर्गत कोई मामला स्थापित किया जाता है, ऐसे मामले में अपनाई गई विचार की प्रक्रिया क्या होती है। तो उत्तर है पुलिस रिपोर्ट किसी अन्य के आधार पर स्थापित वारंट द्वारा। अब देखते हैं ये मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट के मामले के विचार। दोस्तों मैं इस पर कल चर्चा करूंगा और दोस्तों हमारे साथ चैनल पर बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।